Hello friends, how are you? I hope you are fine and enjoying the videos. And in this video, we continue the Indian economy on the eve of from 1950 to 1990 तक। और इस प्रीवियस वीडियो में बच्चा हम लोगों ने जो प्लान्स थे हमारे एग्रीकल्चर के ऊपर क्या क्या थे और कहाँ कहाँ से हम लोगों ने डेवलप किया, ग्रोथ किया, वो सब स्टडी किया। लेकिन अगर आप इस बार इस वीडियो से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो आपको प्रीवियस वीडियो देखनी चाहिए। फॉर दैट पर्पस यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल एंड सी ऑल द प्रीवियस वीडियो। तो आज हम लोग जो इसमें करेंगे तो इसमें हम लोग करेंगे इंडस्ट्रीज़ और ट्रेड का क्या इम्पैक्ट पड़ा और प्लानिंग में उनकी क्या जगह थी। ये तो आपको मालूम ही है कि 1947 में जब हम लोगों को फ्रीडम मिली थी ब्रिटिशर से, तो उस समय हमारी जो इकॉनमी थी स्टैग्नेंट थी और हमारे पास कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं थी, क्योंकि हमारी इकॉनमी का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन किया गया था। तो लेकिन आप लोगों को ये भी याद रहना चाहिए कि हमने जो प्लानिंग की थी ड्यूरिंग 5 ईयर प्लान्स में स्टार्टिंग में 1951 से, तो आप लोग देखिए कि हमने ज़्यादा फोकस किया था इंडस्ट्रीज़ पर। क्या क्या फोकस किया, क्या क्या चेंजेस किए, तो इसको हम आज इस वीडियो में करेंगे। एंड वेलकम टू पिंकी गोयल कॉमर्स क्लासेस। आप इसको ध्यान से सुनिए, आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। 5 ईयर प्लान प्लेस अ लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ये आपको भी पता ही है। जब इंडिपेंडेंस के समय वैरायटी ऑफ टेक इंडस्ट्रीज़ वाज वेरी नो, क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन हो चुका था। लेकिन अगर हम लोगों को बात करें लार्जली कन्फाइंड टू कॉटन टेक्सटाइल एंड जूट, हमारे यहाँ पर सिर्फ कॉटन टेक्सटाइल और जूट ही अवेलेबल थी वैरायटी में। तो देयर वर 2 वेल मैनेज जो थी आयरन एंड स्टील फॉर्म्स, वन इन जमशेदपुर एंड सेकेंड इज़ इन कोलकाता। आपसे पहला क्वेश्चन 1 नंबर में ये भी पूछा जा सकता है कि हमारे समय जो पुरानी इकॉनमी में सबसे पुरानी जो टेक्सटाइल्स मिल थी, यानी कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ उस समय वर्किंग में थी। तो आप लोगों ने कॉटन टेक्सटाइल और जूट, और सेकंड आपने आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ को बताना है, जो कि जमशेदपुर और कोलकाता में। ऑब्वियसली वी नीडेड टू एक्सपेंड द इंडस्ट्रियल विद द बेसिस ऑफ वेराइटी ऑफ इंडस्ट्रीज़। पर हमारे पास अगर इकॉनमी को ग्रो करनी थी तो हमें इनका नंबर ऑफ़ इंडस्ट्रीज़ को इंक्रीज़ करना था, और मेन एम्फेसिस भी इस पे दिए गए थे। तो यहाँ पर क्यों दिए गए थे इस पर जोर, ये 3 कारण देखने आपने। सबसे पहले, इकोनॉमिक्स हैव फाउंड दैट पुअर नेशन कैन प्रोग्रेस ओनली इफ़ दे हैव अ गुड इंडस्ट्रियल सेक्टर। हमारे जो अर्थशास्त्री थे उन्होंने ये अनुभव किया या उन्होंने ये पाया अपने फोरकास्टिंग में कि अगर कोई गरीब राष्ट्र है तो वो तरक्की कर सकता है सिर्फ इंडस्ट्रीज़ के बेसिस पर। सेकंड, कि जो इंडस्ट्री होती है वो मोर एम्प्लॉयमेंट देती है स्टेबल देन एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर, यानी कि अधिक समय तक वो स्थिर रह सकती है, स्टेबल रह सकती है। तीसरा, इट प्रमोट मॉडर्नाइजेशन एंड ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी, यानी कि ये इससे हमारी दूरंदेशी साथ में मॉडर्न, यानी कि हम नई टेक्निक्स को भी देख सकते हैं, और हमारी ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी के लिए इंडस्ट्रीज सेक्टर में डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, पब्लिक सेक्टर वाज गिवन, और इस काम के लिए हमारे देश में राष्ट्र में पब्लिक सेक्टर को, यानी कि जो गवर्नमेंट को ये जिम्मेवारी दी गई कि आप भारत में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करें, क्योंकि आपको पता है कि पब्लिक सेक्टर यानी कि जो सार्वजनिक क्षेत्र था उसकी जिम्मेवारी या ओवरऑल वो हमारी गवर्नमेंट का था। तो बिग क्वेश्चन फेसिंग द पॉलिसी मेकर वॉज कि व्हाट शुड बी द रोल ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि जब उन्होंने पॉलिसी बनाई तो गवर्नमेंट के रोल को और प्राइवेट सेक्टर के ध्यान रखते हुए उन्होंने इसको असाइन किया। पब्लिक सेक्टर को लीडिंग रोल दिया गया। द पॉलिसीज़ ऑफ द प्राइवेट सेक्टर वुड हैव टू बी कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि जहाँ पर पब्लिक सेक्टर काम नहीं कर सकता या उसको कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर काम करेगा, लेकिन मेन मुद्दा था जिम्मेवारी का या डेवलपमेंट करने का, उसका लीडिंग रोल गवर्नमेंट सेक्टर को, पब्लिक सेक्टर को बनाया गया। क्यों दिया गया उसको रोल, उसके ये कारण हैं। At the time of independence, Indian industries did not have the capital. जब आज़ादी के समय या लगा लीजिए स्टार्टिंग में 1947 में जितने भी नागरिक यानी कि जितने भी भारतीय इंडस्ट्रीज थे उनके पास सफिशिएंट कैपिटल नहीं थी इन्वेस्टमेंट करने के लिए कि वो इंडस्ट्रियल वेंचर्स को डेवलपमेंट के लिए खड़ा कर सकें, यानी कि उनके पास पूंजी नहीं थी, यानी कि कैपिटल लगाने को ही नहीं थी। सेकेंड, जो हमारे द मार्केट वॉज नॉट बिग इनफ टू एनकरेज इंडस्ट्रियल
इंडस्ट्रीज टू अंडरटेक मेजर प्रोजेक्ट इवन इफ़ दे हैड द कैपिटल टू डू सो। यहाँ पर देखिए बच्चे, यहाँ पर बहुत बड़ी बात कही गई है कि जब हमें आज़ादी मिली थी तो सबसे पहले हमारे पास पैसे ही नहीं थे कि हम इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्ट कर सकें, और जिनके पास पैसे थे उनके पास कोई कारण ही नहीं था कि उनको मुनाफा होगा। यानी कि अगर हम बात करें कि उनके पास कोई उनको गाइड करने के लिए नहीं था, कोई इंस्ट्रक्शन देने के लिए नहीं था, या उनका कोई हाथ पकड़ने को तैयार नहीं था। और भारत में उस समय ये अवस्था थी कि उनके प्रोडक्ट की क्या सेल होगी ये भी कोई अच्छी जानकारी नहीं थी। तीसरा, इन एडिशन द डिसीजन टू डेवलप द इंडियन इकॉनमी ऑन सोशलिस्टिक लाइन लीड टू द पॉलिसी ऑफ द स्टेट कंट्रोलिंग। यानी कि उस समय कि उन्होंने कहा कि आप तरक्की भी करो लेकिन सबको साथ में लेके। सोशलिस्टिक पैटर्न का मतलब होता है सोशल, सामाजिक भला, यानी कि हर एक लोगों को समान मिले, हर एक लोग की तरक्की हो। तो जिसके कारण उन्होंने स्टेट को यानी कि गवर्नमेंट को कंट्रोल दे दिया, नियंत्रण दिया। कमांडिंग द हाइट्स of the economy. This mean कि that the government would have complete control of those industries that were vital for the economy। यानी कि जो उस समय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज़रूरी इंडस्ट्रीज़ थी, उद्योग थे, उनका सारा का सारा जो नियंत्रण था वो सरकार के पास था। अब 1956 में इंडस्ट्रीज़ पॉलिसी रेजोल्यूशन एक्ट बनाया गया जिसे हम IPR भी कहते हैं, और इसमें बताया गया कि उन्होंने क्या क्या किया और जो पब्लिक सेक्टर था उसकी क्या क्या जिम्मेवारी थी। इन अकॉर्डेंस विद द गोल ऑफ द स्टेट कंट्रोलिंग द कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकॉनमी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। अगर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाए कि सबसे पहले उद्योगों में रिजोल्यूशन पॉलिसी यानी कि इंडस्ट्रियल जो पॉलिसी थी वो कब बनाई गई थी, तो इसमें ध्यान से देखिए कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड 1956। दिस रेजोल्यूशन फॉर्म द बेसिस ऑफ द सेकेंड 5 ईयर प्लान। पहले प्लान में मैंने आपको पहले ही बताया था कि एग्रीकल्चर सेक्टर को, क्योंकि हमारी प्राइमरी जो नेचुरल बेस्ड इकॉनमी थी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड थी, तो उसको डेवलप करने के लिए सोचा गया। लेकिन जो दूसरा 5 वर्षीय प्लान बनाया गया उसमें इंडस्ट्रीज़ के लिए सोचा गया। प्लान विच ट्राई टू बिल्ड द बेसिस फॉर अ सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ द सोसाइटी। नेक्स्ट, इसने 3 कैटेगरीज़ में, इस एक्ट के थ्रू 3 कैटेगरी में इंडस्ट्रीज़ को डिवाइड कर दिया गया था। कौन सी थी वो 3 कैटेगरी? द फर्स्ट कैटेगरी जिसमें इंडस्ट्रीज़ विच वुड बी एक्सक्लूसिवली ऑन्ड बाय द स्टेट, यानी कि जिस पर पूरा की तरह से सरकार का नियंत्रण होगा। पहली कैटेगरी में उन इंडस्ट्रीज़ को रखा गया। दूसरी कैटेगरीज़ में उन इंडस्ट्रीज़ को रखा गया जहां पर प्राइवेट सेक्टर सप्लीमेंटली द एफर्ट्स ऑफ द स्टेट, यहाँ पर यानी कि लीडिंग रोल होगा स्टेट गवर्नमेंट का, और उसको सप्लीमेंट्री एफर्ट्स के लिए प्राइवेट सेक्टर को, यानी कि उनको और तरक्की के लिए, अच्छा काम करने के लिए प्राइवेट सेक्टर को दिया गया। विद द स्टेट टेकिंग द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर स्टार्टिंग द न्यू यूनिट्स। तीसरा, the third category consisted of the remaining industries which were to be in the private sector। बट इन 1956 में अब आप लोग देखेंगे कि हमने पहला जो मेन मुद्दा था वो गवर्नमेंट को दिया, उसके बाद प्राइवेट सेक्टर को दिया। क्यों दिया और इसको कैसे कंट्रोल में रखा? देयर वॉज अ कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्रीज लेफ्ट टू द प्राइवेट सेक्टर। द प्राइवेट सेक्टर वॉज कैप्ट अंडर द स्टेट कंट्रोल थ्रू द सिस्टम ऑफ लाइसेंस। आप लोगों को याद होगा कि 1991 में हमने एक LPG पॉलिसी बनाई थी जिसमें लिबरलाइजेशन को, यानी कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस को कम किया था लिबरलाइजेशन से, लेकिन वो किसके इंटरफेरेंस से कम किया था? लाइसेंस। तो यहाँ 1956 में प्राइवेट सेक्टर को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने लाइसेंस वाली पॉलिसी को अडॉप्ट किया था कि इस लाइसेंस के थ्रू कोई भी प्राइवेट सेक्टर अपनी इंडस्ट्रीज़ को नहीं डाल सकता। अगर किसी प्राइवेट सेक्टर ने लाइसेंस ऑब्टेन करना पड़ेगा पहले गवर्नमेंट से, उसके बाद अगर उसको कोई प्रोडक्शन इंक्रीज़ करनी है तब भी, और अगर उसने अलग से कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगानी है तब भी उसको लाइसेंस है। तो देखिए, नो न्यू इंडस्ट्री वॉज अलाउड अनलेस अ लाइसेंस वॉज obtained from the government, जब तक उसको गवर्नमेंट से लाइसेंस नहीं मिलता। दिस पॉलिसी वॉज यूज्ड फॉर प्रमोटिंग इंडस्ट्री इन बैकवर्ड रीजन आल्सो।
इट वॉज़ ईजियर टू ऑब्टेन अ लाइसेंस। अगर आप कोई उस इंडस्ट्रीज़ को बैकवर्ड इकॉनमिक एरिया में लगा रहे हो और अगर वहाँ पर यूनिट लगाने के कारण अगर आप वहाँ यूनिट लगाते हैं तो गवर्नमेंट आपको कंसेशन देती है, टैक्स का बेनिफिट देती है और कम रेट पर आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी, पावर सप्लाई वगैरह दी जाती हैं और उसके लिए आपको ट्रेनिंग भी दी जाती है। मेन इसका मकसद ये था कि सभी जगहों का विकास एक साथ हो और जो एरिया, जो क्षेत्र बैकवर्ड रीजन यानी कि जहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो सकती या देर में हो रही है, वहाँ पर ये प्राइवेट सेक्टर काम करें और वो उसको इक्वल लेके आए। Next, even an existing industries has to obtain a license for expanding output or for diversing production। वही कि मैंने आपको बताया कि अगर उसने अपने आउटपुट को एक्सटेंड करना है, बढ़ाना है या अपने प्रोडक्ट में कोई वैरायटी को ऐड करना है तब भी उसको लाइसेंस लेना पड़ता था। दिस वॉज मेंट, इस किस लिए किया गया, ताकि उनकी क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस वॉज नॉट मोर देन वट द इकॉनमी रिक्वायर्ड, यानी कि वो ज़रूरत से ज़्यादा क्वांटिटी को प्रोड्यूस ना करें। लाइसेंस लेने से गवर्नमेंट को पता लग जाता था कि कौन सी इंडस्ट्रीज़ कितना गुड को प्रोड्यूस करेंगे। इफ़ द गवर्नमेंट वॉज कन्विंस्ड दैट द इकॉनमी मे रिक्वायर्ड अ लार्जर क्वांटिटी ऑफ गुड्स देन दे प्रोवाइड द लाइसेंस। आगे है बेटा प्रमोशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ बाय SSI बाय द गवर्नमेंट। देखिए बेटे 1991 में ये पॉलिसीज़ बनी और 1955 में आपकी IPR में IPR पॉलिसी को बनाया गया और 1955 में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की भी प्रमोट किया गया। द विलेजेस, क्योंकि आपको पता है कि जो गांव इंडिया है, भारत है, वो हमारा ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक विकास करना चाहिए क्योंकि वहाँ पर बसता है। द विलेज एंड द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ कमिटीज़ आल्सो कॉल्ड द कार्वे कमेटी। इसमें क्वेश्चन बनेगा कि वट डिफाइन कार्वे कमेटी और वट इज़ अनदर नेम फॉर विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। नोटेड द पॉसिबिलिटी ऑफ यूजिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ फॉर प्रमोटिंग द रूरल डेवलपमेंट। ये भी एक विशेष कदम था, एक पहल थी जिसमें रूरल एरिया को डेवलपमेंट करने के लिए। अब अगर आपने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को डिफ़ाइन करना है तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट ऑन असेट्स के ऊपर या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बेसिस पर इनको डिफ़ाइन किया जा सकते हैं, क्योंकि इनके आंकड़े सही होने चाहिए कि कौन सी इंडस्ट्रीज़ को स्मॉल यूनिट का दर्जा दिया जाता है। दिस लिमिट हैज़ चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। 1900 अब यहाँ पर जो MSMED एक्ट 2006 के तहत इसको क्लियरली मेंशन किया गया, इस लिमिट को चेंज कर दिया गया है। 1950 में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ वॉज वन विच इन्वेस्टेड मैक्सिमम ₹5 लाख। आज ये लाख वाली करोड़ों में चली गई है, जो कि हमारी तरक्की के हिसाब से, जिसकी पूरी की पूरी फिगर को MSMED एक्ट 2006 के तहत डिफाइन किया गया। वाइल एट प्रेजेंट द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड इज़ 1 करोड़। वाई डिड द गवर्नमेंट प्रमोट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़? रीज़न कि हमारे देश में पॉपुलेशन ज़्यादा है और पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण पूंजी का अभाव है और लेबर इंटेंसिव टेक्निक से लोगों को काम दिया जा सकता है। तो आर मोर लेबर इंटेंसिव, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं दे यूज़ मोर लेबर देन द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ एंड जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट। हाउ डिड द गवर्नमेंट प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़? इसके भी आगे हैं। For this purpose, production of number of product was reserved for the small scale industries। गवर्नमेंट ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने के लिए काफ़ी सारी जो प्रोडक्ट हैं वो उनके लिए सुरक्षित रख दिए हैं। दिस क्राइटेरिया ऑफ रिजर्वेशन वॉज एबिलिटी ऑफ दीज यूनिट टू मैन्युफैक्चर द गुड्स। उनकी उत्पादन करने की क्षमता के बेसिस पर। दे वर आल्सो गिवन कंसेशन सच एज लोअर एक्साइज ड्यूटी, बैंक लोन एट लोअर इंटरेस्ट रेट। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ इंडस्ट्रीज़ पॉलिसी में आप लोगों को पता लगा कि हम लोगों ने IPR के तहत इंडस्ट्रीज़ को 3 पार्ट्स में बांटा, पहले गवर्नमेंट में, फिर गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट, और फिर जो दोनों क्षेत्रों में नहीं आती तो उनको प्राइवेट सेक्टर के लिए छोड़ दिया था। और फिर साथ में ही गवर्नमेंट ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट किया, क्योंकि ये ज़्यादा लेबर इंटेंसिव टेक्निक बेस्ड होती हैं, पूंजी कम लगती है और अर्थव्यवस्था में अधिक से अधिक एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करती हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या होता है और इनका क्या योगदान रहा प्लान्स को बनाने में।
फिर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या होती है। फॉरेन ट्रेड मीन्स कि अब भारत के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के संबंध कैसे थे दूसरे देशों के साथ, और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। इन फर्स्ट 7 प्लान द फॉरेन ट्रेड वॉज करेक्टराइज्ड बाय व्हाट इज़ कॉमनली कॉल्ड इनवर्ड लुकिंग, यानी कि 7 पंचवर्षीय योजनाएं थी उसमें भारत एक क्लोज्ड इकॉनमी के रूप में कार्य करता रहा। उसने बाहर से अपने संबंधों को, बाहर दूसरे देशों से संबंधों को सीमित ही रखा। इसका कारण ये भी था कि भारत का मेन अपने ऊपर आत्मनिर्भर बनना था और अभी वो दूसरे देशों के साथ, दूसरे देशों की वस्तुओं के साथ compete करने के लिए तैयार नहीं था, और इसीलिए उसने इस समय में इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी को अडॉप्ट किया, जिसे हम लोग इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी भी कहते हैं। टेक्निकली दिस स्ट्रैटेजी इज कॉल्ड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, जिसका मतलब होता है विच एम एट रिप्लेसिंग और सब्स्टिट्यूट इंपोर्ट विद डोमेस्टिक, यानी कि जो बाहर से आप सामान बाहर से मंगवाने वाले हैं वही उसी वस्तु का उत्पादन अपने देश में कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेंट ऑफ इम्पोर्टिंग व्हीकल्स, यानी कि बाहर से व्हीकल्स को इंपोर्ट करने की बजाय या फॉरेन कंट्री से मंगवाने की बजाय इंडस्ट्रीज़ जो ये होती हैं अपने ही देश में, इंडिया में इटसेल्फ प्रोड्यूस किए जाएं, तो इसे बोलते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। और सेकंड, प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ फ्रॉम फॉरेन डोमेस्टिक। बेटे इसका रीज़न क्या था कि उन्होंने जो इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी है उसको क्यों प्रोटेक्ट करना चाहते थे अपनी डोमेस्टिक को। पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन इज़ बेस्ड ऑन द नोटेशन दैट industries of developing countries are not in position to compete against the good produced by more developed countries, यानी कि उस समय अगर हम लोग भारत का एग्जांपल लेके चलें, भारत आज़ादी के बाद इतना ज़्यादा परफेक्शन में नहीं था कि वो अपनी बनाई हुई चीज़ों की कंपटीशन कर सके जो ऑलरेडी डेवलप्ड इकॉनमीज़ के साथ। तो उसको ये उस समय ये अज्यूम किया जा रहा था कि इफ़ द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ आर प्रोटेक्टेड दे विल लर्न टू कम्पीट इन द कोर्स ऑफ टाइम, यानी कि समय के अनुसार वो उन इंडस्ट्रीज़ के साथ कम्पीट करना सीख जाएंगी। आवर प्लानर्स जो हमारे इकोनॉमिक्स थे वो डरते थे पॉसिबिलिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बीइंग स्पेंट ऑन इम्पोर्ट ऑफ लग्जरीज गुड्स, कि अगर हमारे पास जो पैसा आएगा जो विदेशी मुद्रा है वो लग्जरीज गुड्स पर स्पेंड हो जाएंगी, तो इसीलिए उन्होंने कुछ एक रिस्ट्रिक्शंस को इंपोर्ट्स पे लगा दिया था। फिर प्रोटेक्शन फ्रॉम इंपोर्ट्स टुक 2 फॉर्म, 2 तरीके से उन्होंने लगाया, टैरिफ और कोटा से, यानी कि सबसे पहले इन्होंने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन किया, या उसको हम इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी बोलते हैं, ताकि वो अपने ही इकॉनमी में प्रोडक्शन को हो सके। दूसरा कि उन्होंने क्यों लगाया, क्योंकि वो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को सेव करना चाहते थे और अभी वो इस स्थिति में नहीं थे कि वो दूसरी देशों की वस्तुओं के साथ कम्पीट कर सकें। और उन्होंने ये जो प्रोटेक्शन है वो किस तरीके से की, 2 तरीके से, टैरिफ और कोटास। टैरिफ आर अ टैक्स ऑन इम्पोर्टेड गुड्स, उन्होंने इम्पोर्टेड गुड्स पर टैक्स रखा। दे मेक इम्पोर्टेड गुड मोर एक्सपेंसिव एंड डिस्करेज देयर यूज़। कोटाज कि उन्होंने एक फिक्स कर दिया कि आपने इतनी ही क्वांटिटी को इंपोर्ट कर सकते हो। द इफेक्ट ऑफ टैरिफ्स एंड कोटाज इज़ दैट दे रेस्ट्रिक्ट imports and therefore protects the domestic firms from the foreign competitors. नेक्स्ट कि अब हमारा क्या ट्रेड पॉलिसीज़ पर क्रिटिकल एवोल्यूशन क्या था, यानी कि उसके क्रिटिकल एवोल्यूशन का मतलब होता है कि पॉजिटिव इफेक्ट क्या थे और नेगेटिव इफेक्ट क्या थे। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे पॉजिटिव इफेक्ट्स को। द अचीवमेंट्स ऑफ इंडियाज़ इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग फर्स्ट 7 प्लान आर इम्प्रेसिव इंडीड। The proportion of GDP contributed by industrial sector increased in the period from 11.8% जो कि 1950-51 में था to 24.6% हुआ 90 से 91 में, और जीडीपी का इंडिकेटर, जीडीपी इंडस्ट्री शेयर जीडीपी का इंक्रीज़ हुआ, और दैट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सेकेंड, अब इसको पॉइंट्स में देखेंगे। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, नो लॉन्गर वॉज इंडियन इंडस्ट्री रिस्ट्रिक्टेड लार्जली टू कॉटन टेक्सटाइल। अब हमारी जो इंडस्ट्रीज़ थी वो कॉटन टेक्सटाइल और जूट के अलावा भी बहुत ज़्यादा गुड्स को प्रोड्यूस करने लगी थी, और इंडस्ट्रियल सेक्टर बिकम वेल डाइवर्सिफाइड बाय 1990 लार्जली ड्यू टू द पब्लिक सेक्टर, यानी कि डाइवर्सिफिकेशन में पब्लिक सेक्टर का बहुत ज़्यादा योगदान था। फिर सेकेंड, ड्यू टू दिस industrial trade policy, promotion of small scale industries start,
द proportion of small scale industries gave opportunities to those people who did not have equal capital start large firms to get into business। यानी कि उन पूंजीपतियों के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी थी जिसके पास अगर अधिक पूंजी ना हो तो वो लार्ज कैपिटल को स्टार्ट ना करके छोटे कैपिटल पूंजीवादी इंडस्ट्रीज़ को स्टार्ट कर सकते थे। फिर डेवलपमेंट ऑफ इंडिजियस इंडस्ट्रीज़, प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, अगर उनको फॉरेन कंपटीशन से बचाव दिया गया तो डेवलपमेंट ऑफ इंडिजियस इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुआ। किसमें? इलेक्ट्रॉनिक्स में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में, जो कि अगर उनको प्रोटेक्ट ना किया जाता तो वो डेवलप ना हो पाती। ये थे हमारे पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ट्रेड इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ का। नेक्स्ट, इसके ड्रॉबैक्स क्या क्या थे? पब्लिक सेक्टर की इनसफिशेंटी। वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक इन इंडस्ट्रियल सेक्टर वॉज इनसफिशेंट फंक्शनिंग ऑफ द पब्लिक सेक्टर। आपको मालूम है कि पब्लिक सेक्टर की क्या क्या कमियां रही जिसके कारण यहाँ पर लॉसेज अधिक हुए, क्योंकि पब्लिक सेक्टर ने अपना काम ढंग से नहीं किया, कोई जिम्मेवारी नहीं थी ढंग से। जो व्यक्ति यहाँ पर अपॉइंट हो जाते थे तो उनको ये लगता था कि हमारा काम बस ऑटोमेटिकली हो जाएगा। मेजर ड्रॉबैक, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि पब्लिक सेक्टर में अगर लोग अपॉइंट हो जाते हैं तो सोचते हैं, आलसी हो जाते हैं। तो यही था इसका मेन कारण कि उन्होंने अपने फंक्शंस को सही ढंग से परफॉर्म नहीं किया। मैनी पब्लिक सेक्टर फर्म इंकर्ड ह्यूज लॉसेस बट कंटिन्यू टू फंक्शन, क्योंकि उनको मालूम था कि पब्लिक सेक्टर में अगर कोई भी नुकसान होता है तो गवर्नमेंट लोगों से टैक्स लेकर, रेवेन्यू लेकर उनको पूरा कर देगी। बिकॉज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू क्लोज अ गवर्नमेंट अंडरटेकिंग इवन इफ़ इट इज़ अ ड्रेन ऑन नेशन लिमिटेड रिसोर्सेज। फिर इनिशियली पब्लिक सेक्टर वॉज रिक्वायर्ड अ बिग वे। इट इज़ नाउ वाइडली हेल्ड दैट स्टेट एंटरप्राइज कंटिन्यू टू प्रोड्यूस सर्टेन गुड एंड सर्विसेज। स्टेट ज़्यादा कर सकती थी लेकिन ऑफन मोनोपोलाइजिंग दैम करने के बाद भी उनको नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने जस्ट जो उनको इंस्ट्रक्शन थी, जितना उनका टारगेट था उसको भी अचीव नहीं कर पाए। आगे है एग्जाम्पल के थ्रू प्रोविज़न ऑफ टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज। इंडस्ट्रीज़ को कंटिन्यू रिजर्व किया गया पब्लिक सेक्टर के बाद। अब इसमें देखिए बेटे कि पहले जब गवर्नमेंट के पास टेली कम्युनिकेशन को रिज़र्व रखा गया था तो यहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं था, लेकिन वही सर्विसेज जो पब्लिक सेक्टर प्रोवाइड कर रहे थे प्राइवेट सेक्टर भी प्रोवाइड कर सकता था। 1990s तक आप लोगों ने देखा होगा कि एक कनेक्शन को लेने के लिए बहुत लंबा समय, बहुत सारी पेपर वर्क करना पड़ता था कंज्यूमर को और काफ़ी टाइम निकल जाता था। लेकिन फिर जब 2001 में इसको प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया तो पब्लिक सेक्टर ने, तो आप देखिए कनेक्शन कितने जल्दी मिल जाते हैं, दैट इज़ एन एफिशिएंटली। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें, पब्लिक सेक्टर सप्लाई करता है नेशनल डिफेंस, even though the private sector can also manage hotel well, government also run hotels। गवर्नमेंट को आउट ऑफ एरिया जो प्राइवेट सेक्टर मैनेज नहीं कर सकता और गवर्नमेंट उसमें कर सकती है, उन्हीं सर्विसेज के ऊपर फोकस रखना चाहिए। यानी कि जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर कहे कि मैं ये कंट्रोलेबल नहीं है तो वहाँ पर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइवेट फर्म्स, क्योंकि ऑलवेज प्रॉफिट करती हैं, प्रॉफिट सेक्टर फर्म विल ओरिजिनली प्राइवेट फर्म विल वर ऑन वर्ज ऑफ क्लोजर ड्यू टू लॉसेस। क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं अगर उनको लॉस हो रहे होते हैं तो वो बंद कर देती हैं, लेकिन जो पब्लिक सेक्टर हैं वो लॉस के बाद भी नेशनल हमारे रिसोर्सेज हैं उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, यानी कि उनका यूज़ करते हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर हम लोग बात करें कि पब्लिक सेक्टर को प्रॉफिट के लिए नहीं, वेलफेयर ऑफ नेशन है, तो उनको उसके हिसाब से एवेल्यूएट करना चाहिए, क्योंकि मेन हमारे दिमाग में यही रहता है कि जो गवर्नमेंट सेक्टर होता है वो लोगों का भलाई के लिए है, ना कि उसको मुनाफा करने के लिए। तो ये एक तरह से अगर हम लोग कहें तो वो कंट्रीब्यूट कर रहा है पब्लिक सेक्टर में। excessive regulation of industries, the excessive regulation of what come to call permit license राज, तो कई फर्म्स को प्रिवेंट सर्टेन फर्म फ्रॉम बिकमिंग मोर एफिशिएंट, क्योंकि उनको इंडस्ट्रीज लाइसेंस लेने के लिए, काम करने के लिए बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ के चक्कर काटने पड़ते हैं। तो वो ये कहते हैं कि हम इस प्रोडक्ट के बारे में सोचें या हमें लाइसेंस के बारे में सोचें। तो कई इंडस्ट्रीज़ इसका मिसयूज़ भी करती हैं, लेकिन कई बार जो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होती है वो लेफ़्ट हो जाती है, या लोग कहते हैं कि इतनी सारी मगजमारी से तो अच्छा है कि हम लोग
हम लोग लाइसेंस ना लें, जैसे चल रहा है उसी में ही काम करते रहें। ए बिग इंडस्ट्रीज वुड गेट अ लाइसेंस नॉट फॉर स्टार्टिंग अ न्यू फर्म बट टू प्रिवेंट कंपिटिटर फ्रॉम स्टार्टिंग द न्यू फर्म। फिर नो इंसेंटिव फॉर प्रोड्यूसर टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इन द एब्सेंस ऑफ फॉरेन कंपटीशन। उनको कोई अप्रिशिएट करने वाला ही नहीं था, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट्स थी। इंडियन कंज्यूमर हैव टू परचेज वट एवर द इंडियन प्रोड्यूसर प्रोड्यूस, यानी कि लोगों के पास वैरायटी नहीं थी। द प्रोड्यूसर वर अवेयर दैट दे हैड अ कैपिटिव मार्केट, तो वो कोई इंसेंटिव भी नहीं देते थे, लेते ही नहीं थे कि वो क्वालिटी को इम्प्रूव करें। अगर क्वालिटी उनका कोई कंपटीटर होता तो वो और अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव भी करते और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी करते। तो सम इकोनॉमिक्स होल्ड दैट वी शुड प्रोटेक्ट अवर प्रोड्यूसर फ्रॉम फॉरेन कंपटीटर एज लॉन्ग एज रिच नेशन कंटिन्यू टू डू दिस। तो ये सारी कॉन्फ्लिक्ट के अलावा हमारी पॉलिसीज़ में चेंज हुए, दूसरी प्रॉब्लम्स आई, और इसके लिए बाद में हमारे पास काफ़ी ज़्यादा नुकसान पब्लिक सेक्टर को होने के बाद हमने एक नई पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया 1991 में, जो कि लाइसेंस को रिप्लेस किया लिबरलाइजेशन से, पब्लिक सेक्टर को किया प्राइवेट सेक्टर से, और क्लोज्ड इकॉनमी की बजाय हम लोगों ने एक ओपन इकॉनमी का सहारा लिया। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। If any doubt, please write in the comment box, and if you like the video, share the video with your friends, because sharing is caring. And for my appreciation, please subscribe the channel. Thank you.